वर्ड मीनिंग सेंसिटिविटी, हसासियत, लिविंग ऑर्गेनिज्म, जानदार अज्जा, मैमल्स, ममालिया, ट्रॉपिक, गर्म खित्ते, स्टिमुलियस, मुहर्रम हरकत, स्पाइनल कॉर्ड, हराम मगज। हराम मगज कहा जाता है कि हमारे ब्रेन के साथ सारे जिस्म को कनेक्टेड करता है। स्पाइनल कॉर्ड हमारे बिल्कुल ही गर्दन के ऊपर जो हिस्सा होता है, इस हिस्से को स्पाइनल कॉर्ड कहा जाता है, जो आपके ब्रेन को और सारे जिस्म के वर्टिब्रेट कॉलम को आपस में जोड़ता है। नर्व्स, एजाब, नसें, हमारे जिस्म में छोटी छोटी नसें हैं, नर्व्स हैं, जो पेगम एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करती हैं, उनको नर्व्स कहा जाता है। कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन जैसे हमारा एक सवाल भी है, डिफाइन द कोऑर्डिनेशन, यानी कि राब्ता, मिलजुल के काम करना। राब्ता यानी कि एक जगह से दूसरी जगह तक पैगाम पहुंचाने में जैसे नर्व्स काम करती हैं, स्टिमुलस काम करती हैं, उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। रिफ्लेक्स एक्शन, ये भी एक हमारा सवाल है, रिफ्लेक्स, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन। गैर इरादी अफ़ाल, गैर इरादी अफ़ाल को कहा जाता है यानी कि जो चीज काम कर सके और जो चीज काम ना कर सके। किडनीज, किडनीज कहते हैं गुर्दों को। इंसान के अंदर दो किडनी मौजूद होती हैं, अगर एक भी हो तो फिर भी इंसान सर्वाइव कर पाएगा। किडनीज हमारे बहुत अहम काम करती हैं, जितना भी हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं, ब्लड होता है, वो सब की सब किडनी से जाके ट्रांसफर होती हैं, वहाँ से जाती हैं और वहाँ से फिल्टर होके उन चीज़ों को किडनीज आगे करती है। अगर उनमें कोई नमकियात कोई ऐसी चीज़ होगी तो वो अपने पास रख लेते हैं, बाद में उन चीज़ों को फिल्टर करके आगे भेज देती हैं। वॉलंटरी एक्शन, इरादी फेल। अब ये एक हमारा सवाल था, रिफ्लेक्स एक्शन, डिफाइन द रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शन, इन दोनों के बीच में आपको फर्क डिफाइन करना है, वो आगे सवाल हमें आएगा। इरादी फेल, जो चीज़ हम करना चाहें हो जाए, यानी कि हमारे करने के दिल के मुताबिक हो। जैसे अगर हम चलना चाहें तो चलेंगे, खाना चाहें तो खाएंगे, घूमना चाहें तो घूमेंगे, ये है वॉलंटरी एक्शन। डिजीजेस, डिजीजेस कहते हैं बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं उनको डिजीजेस कहा जाता है। पेनक्रियास, लबलबा। पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास एक ऐसी चीज है जो हमारे लिवर, जिगर के साथ अटैच होता है, यहाँ से एक एसिड निकलता है, बाइल एसिड, जो हम जो कुछ भी खाते हैं उसको पिघालने में वो मदद करता है, यानी कि हर उस चीज को वो पिघाल के आगे भेज देता है ताकि हम आगे जाके उस चीज को हजम कर सकें। रिस्पांस, रद्द अमल। रिस्पांस किस चीज को कहते हैं? रद्द अमल। कोई भी चीज अगर हम कर रहे हैं तो उसके थ्रू रिस्पांस आ रहा है, उसको रिस्पांस किया जाता है, रद्द अमल। ये हमारे वर्ड मीनिंग थे, ठीक है। ये आपको वर्ड मीनिंग भी चैप्टर के नाम के साथ लिखना है। चैप्टर का नाम लिखेंगे आप, सेंसिटिविटी इन द लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसके बाद आपको ये 12 वर्ड लिखने हैं। 12 वर्ड को लिखने के बाद आप ये क्वेश्चन नंबर 1 लिखेंगे, डिफाइन सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी, हसासियत किसे कहते हैं? Sensitivity, the ability of an organism to respond to a stimulus is called sensitivity. जानदार की ऐसी काबिलियत जो रद्द अमल करे किसी भी बाहर की हरकत, किसी भी बाहर की हसासियत को महसूस करते हुए। ओके, अब सवाल नंबर दूसरा हमारा होगा। ये पहला सवाल तो समझ आ गया, डिफाइन द सेंसिटिविटी क्या है। डिफाइन द सेंसिटिविटी, वर्ड मीनिंग जिसको समझ आ गई हो या नहीं आई हो तो बाद में पूछ सकते हैं, क्योंकि वर्ड तो वैसे ही लिखा हुआ, उसके सामने उसकी मीनिंग भी लिखी हुई है। चैप्टर का नाम लिखना है आपको, उसके नीचे आपको वर्ड मीनिंग लिखनी है जो मैंने पहले बताया, उसके बाद वर्ड मीनिंग के बाद आप न्यू पेज पे जाएंगे। न्यू पेज पे आपको डिफाइन द सेंसिटिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन आपको वहां से लिखना होगा। फर्स्ट क्वेश्चन में अब मैं दोबारा एग्जाम्पल के तौर पे आपको लिंक समझा रहा हूँ, जो वैसे आपको लिखनी तो है नहीं, सिर्फ आपको समझाने के लिए मैं बता रहा हूँ। 5 सेंस सेंसिटिविटी से कनेक्टेड है। सेंसिटिविटी असल में है क्या? सेंस में से निकला हुआ है 5 सेंस। कितनी चीजें इंसानों के अंदर मौजूद हैं सेंस के हिसाब से? हाउ मेनी सेंस प्रेजेंट इनसाइड इन द ह्यूमन बीइंग? There are 5 sense present inside in the human being.
हेलो, आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? Can you hear me? Okay, there are five senses present inside in the human being: sense of smell, sense of sound, sense of sight, sense of taste, sense of touch. There are five senses, and each sense have own organ. What is the sense of smell? What is the sense of smell? Sense of smell क्या है? सेंस ऑफ स्मेल यानी कि कोई सी भी चीज हो हम उसको खुशबू या बदबू के तौर पे पहचानते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं, तो उसके लिए हमारा ऑर्गन जो है वो है नोज। नोज के जरिए हम कोई सी भी खुशबू या बदबू, ऑडनेस और फ्रेगनेंस महसूस कर सकते हैं। सेंस ऑफ साउंड, साउंड के जरिए, आवाज के जरिए हम किसी भी चीज को आइडेंटिफाई करते हैं, लेकिन व्हाट इज द ऑर्गन ऑफ द सेंस ऑफ साइट और सेंस ऑफ हेयरिंग? ऑर्गन है एयर है, कान के जरिए हम कोई सी भी आवाज, कोई सी भी चीज महसूस कर सकते हैं। सेंस ऑफ साइट, देखने का हिस, देखने का आवाज, इसके जरिए हम किसी भी चीज को, किसी भी कलर को आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं। सेंस ऑफ टेस्ट, जायके का आवाज, कोई इसका जो ऑर्गन है वो है टंग, जबान। जबान के जरिए हम कोई सा भी जायका महसूस कर सकते हैं। कौन सी चीज में जायका, यानी कड़वा है, मीठा है, फीका है, नमकीन है, कोई सी भी जायका होगा तो जबान के जरिए महसूस करते हैं, क्योंकि हमारी जबान के टंग के ऊपर छोटे बिट्स होते हैं जिनके जरिए, बर्ड्स के जरिए हम आइडेंटिफिकेशन करते हैं टेस्ट की। सेंस ऑफ टच, हमारी स्किन जो है इसका ऑर्गन है, सारा स्किन कहीं से भी जिस्म इंसान का है वो सेंस ऑफ टच महसूस कर सकता है। किसी भी चीज की गर्माइश, ठंडक, सुगंध, कोई सा भी इंसान के अगर जिस्म पे कोई चीज लगेगी तो उसे टच को हम पहचान सकते हैं, क्योंकि हमारे जिस्म में ये सेंस ऑफ टच मौजूद है। तो these five senses present inside in the human being। ये आपको लिखना नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। अगर लिखना चाहेंगे तो पहले सवाल के नीचे आप लिख सकते हैं फाइव सेंसेस। ओके, ये भी फर्स्ट क्वेश्चन के साथ रिलेटेड है, उसी के साथ ही हमें ये आपको लिखना नहीं है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूँ। सेंसिटिविटी असल में जानवरों में और प्लांट्स में किस तरीके से होती है, इसकी पहले डेफिनेशन फिर हम आते हैं। सेंसिटिविटी इज एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू चेंजेस इन द एनवायरनमेंट। माहौल से हमारी तब्दीलियां, हम में तब्दीलियां हो, उसको हम सेंसिटिविटी कहते हैं। अब सेंसिटिविटी इन द एनिमल, जानवरों के अंदर सेंसिटिविटी असासियत कैसे होती है? पीपल एंड एनिमल यूज सेंस ऑर्गन्स। जानवर और इंसान जो होते हैं वो सेंस ऑर्गन यूज करते हैं सेंसिटिविटी के अमल के लिए। जैसे हम कभी पढ़ के कि सेंस ऑर्गन कौन से हैं, 5 ऑर्गन से वो हम इस्तेमाल करते हैं माहौल को समझने के लिए। जैसे आवाज किसकी है, खुशबू किसकी है, ठीक है, किसका कौन सा कलर है, गर्मी है, सर्दी है, कौन सा जायका है, ये चीजें महसूस करने के लिए हम सेंस ऑर्गन यूज करते हैं। मसल्स, मस्से, हमारे जिस्म सारा मस्सों का बना हुआ है। मस्से यानी कि गोश्त के छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं वो आपस में मिलकर मस्से, मसल्स बनते हैं। द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि हमारे जिस्म को सारा कंट्रोल जो करता है वो ब्रेन करता है, और ब्रेन ही है सारा मिलकर नर्वस सिस्टम। तंत्रिका सरिस्ता, इससे यानी कि सारे जिस्म को कंट्रोल करना है, कौन सी चीज हमारे लिए नुकसानदेह है, कौन सी चीज हमारे लिए फायदेमंद है, क्या हमें करना चाहिए, क्या हमें नहीं करना चाहिए, सारा का सारा हमें ब्रेन ही कमांड करता है। उस सारे सिस्टम को नर्वस सिस्टम कहा जाता है। ये सेंस ऑर्गन जो अभी हम पीछे पढ़ के आए या पहले मैंने बताया कि ये प्लांट्स में तो मौजूद नहीं होते, लेकिन प्लांट्स के अंदर भी सेंसिटिविटी हसासियत होती है। वो भी माहौल को समझ सकते हैं, उस माहौल के हिसाब से अपने अंदर तब्दीलियां लाते हैं। जैसे प्लांट्स डू नॉट हैव नर्वस सिस्टम, प्लांट के अंदर नर्वस सिस्टम तंत्रिका नहीं होता जो सोच समझ सके, जैसे ब्रेन या इंसान या जानवर समझते हैं। पर उनके अंदर भी हसासियत होती है, वो भी माहौल के मुताबिक अपने आप के अंदर तब्दीली ला सकते हैं।
कैसे, पहली पॉइंट है प्लांट्स ग्रो टूवर्ड्स लाइट। पौधे जो हैं वो मूवमेंट करते हैं रोशनी की तरफ। जैसे मैंने बताया कि सूरजमुखी सनफ्लावर प्लांट से वो मूवमेंट करता है उसकी तरफ जहाँ से उसे सूरज की रोशनी आती है। इसके अलावा हम और जाएं तो प्लांट्स ग्रोथ, अगर आप खिड़की के पास पौधा रख रहे हैं अंदर और रोशनी बाहर से आ रही है तो प्लांट्स उस तरफ मूवमेंट करेगा जहाँ से रोशनी आ रही है। दूसरी है प्लांट्स ग्रो टुवर्ड वाटर। पौधे की जड़ें जो होती हैं वो बढ़ती हैं पानी की तरफ, और हमें पता है कि पानी कहाँ पे होता है, मोस्टली पानी तो ज़्यादातर ज़मीन के अंदर होता है। तो इसलिए रूट जो जड़ है पौधे की वो भी मूवमेंट करती है, सेंसिटिविटी करती है, लेकिन पानी को ढूंढने के लिए और यानी कि ज़मीन के अंदर के लिए। इसलिए कभी आपने देखा होगा कि बहुत जब बड़े दरख्त हो जाते हैं, ट्रीज हो जाते हैं, तो उनकी जड़ें बहुत दूर दूर तक फैली हुई होती हैं। Some plants open their some plants some plants open their flower during the day or night। कुछ पौधे जो होते हैं उनके फ्लावर दिन के वक्त खुले हुए होते हैं और रात के वक्त बंद हो जाते हैं। ये भी उनको यानी कि ये भी उनमें एहसास है कि भाई सूरज अभी सनसेट हो गया तो अभी हमें क्या करना है क्या नहीं करना। तो कुछ ऐसे पौधे होते हैं कि दिन के वक्त वो खुले रहते हैं उनके फ्लावर्स, जैसे सूरज सनसेट हो जाता है, ग्रुप हो जाता है, तो वो आहिस्ता आहिस्ता उनके फ्लावर बंद हो जाते हैं। यानी कि ये भी उन्हें पता चल जाता है कि सूरज है या नहीं है, यानी कि उनमें एहसासियत मौजूद होती है। ये तो दोनों में डिफरेंशिएट कि एनिमल्स में सेंसिटिविटी कैसे होती है और प्लांट्स में सेंसिटिविटी कैसे होती है। अब सवाल नंबर दूसरा है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द फॉलोइंग टर्म्स। नीचे वाले अल्फाजों के मुताबिक आपको उनको क्या समझ आता है, यानी कि उनको हमें डिफाइन करना है। टेक्टिक मूवमेंट और ट्रॉपिक मूवमेंट एक तरह की मूवमेंट है, हरकत है एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए। कौन से जानवर और प्लांट्स में भी होती है, तो किस तरीके से होती है ये हम पढ़ेंगे। अब पहले आते हैं हम टेक्टिक मूवमेंट में। टेक्टिक मूवमेंट क्या, कौन सी मूवमेंट है? When a whole organism move from one place to another place in a response to external stimuli such as light, gravity, water and certain chemicals। एक जानदार के अंदर एक जगह से वो दूसरी जगह जाए किसी बाहर की स्टिमुली, किसी बाहर के मुतहरिक की वजह से, बाहर की किसी चीज की वजह से उसमें हरकत हो, जैसे रोशनी की वजह से। जैसे मैंने बताया था अभी पहले कि रोशनी जहाँ से पौधे को मिलती है प्लांट्स को, वो उस तरफ मूवमेंट करता है। ग्रेविटी, ग्रेविटी यानी कि जमीन, कशिश शकल, वो भी हम अभी समझ के आए कि पौधे को पानी कहाँ से मिलता है, जमीन के नीचे से, तो उसकी जड़ें ग्रेविटी नीचे हरकत करती हैं। वाटर, पानी ढूंढने के लिए मूवमेंट हो। एंड सर्टेन केमिकल, तो कुछ केमिकल की वजह से भी उनमें मूवमेंट होती है, किस केमिकल की उन्हें जरूरत है या किस केमिकल से उन्हें नुकसान है, तो उनके अंदर वो मूवमेंट आ जाती है। ये और कहा जाता है, जैसे अगर एग्जांपल दें, एक टेक्टिक मूवमेंट क्लेमेडोमोनास और टेक्टिक मूवमेंट। क्लेमेडोमोनास, क्लेमेडोमोनास क्या है? क्लेमेडोमोनास एक जानवर है, वो एक ड्रॉप के अंदर तक आ सकता है, इतना माइक्रोस्कोपिक जानदार है। ये टेक्टिक मूवमेंट यानी कि चीजों की वजह से मूवमेंट हो, रोशनी की वजह से, जमीन की वजह से, पानी की वजह से, केमिकल की वजह से, उनकी वजह से मूवमेंट हो, उसको टेक्टिक मूवमेंट कहा जाता है। यानी कि मूवमेंट होने के लिए इन चीजों की वजह होनी चाहिए। ट्रॉपिक मूवमेंट ऐसी मूवमेंट है व्हेन अ फिक्स्ड पार्ट ऑफ अ स्टेशनरी प्लांट्स मूव इन अ रिस्पांस टू अ स्टिमुलस। किसी भी पौधे का कोई एक हिस्सा हो वो ही से मूवमेंट करे और उसका मकसद हो, वो अनडायरेक्शनली होता है। यानी कि वो, जैसे वो पहले थे अनडायरेक्शनल नहीं थे, उनको कोई ना कोई चीज चाहिए थी, इस वजह से वो मूवमेंट कर रहे थे, लेकिन इनके अंदर मूवमेंट होती रहती है। जैसे एक पौधा है तो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर ही जाएगा, आहिस्ता आहिस्ता जमीन के नीचे ही जाएगा, ये ट्रॉपिक मूवमेंट कहलाएगी। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना था। क्वेश्चन नंबर 3 है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड अ वॉलंटरी एक्शन। द डिफरेंस बिटवीन रिफ्लेक्स एक्शन एंड वॉलंटरी एक्शंस आर फॉलोइंग। अब दो चीजों में आपको डिफरेंशिएट करना है कि रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, गैर इरादी फेल और इरादी फेल। ऐसी चीज जो हम हमारे चाहने या ना चाहने से हो और ऐसी चीज हमारे चाहने से हो। Reflex action, a quick and sudden movement which does not involve the brain is called reflex or involuntary action। ऐसी चीज जो हमारी चाह के मुताबिक
कहीं वो अचानक से हो जाए, उसको हम हमारा जिसमें दिमाग का इन्वॉल्वमेंट, दिमाग पे उस पर मुदाखलत ना हो, वो चीज़ हो जाए, उसे रिफ्लेक्शन कहा जाता है। जैसे अचानक से छींक आ जाती है, हम चाहे ना चाहे वो अचानक से खुद आ जाती है। ठीक है, हमारी आईज, आंखों की पलकें खुद वो ऊपर नीचे होती हैं, हम चाहे ना चाहें, ये है रिफ्लेक्शन में आती है ये चीज़ें। दूसरा पॉइंट रिफ्लेक्शन और परफॉर्म ऑटोमेटिकली, यानी कि ये रिफ्लेक्शन जो है केरला के लिए खुद ब खुद हो जाता है। तीसरी है द ब्रेन रिसीव्स impulses from the sensory organs and the result of reflection itself। हमारा ब्रेन ये इम्पल्सिव सिग्नल जो ऑर्गन मौजूद है वो खुद ब खुद होती है, दिमाग के अंदर पहुंच जाती है, वो खुद ब खुद हो जाती है, हमारे सोचने से पहले ही हो जाती है। जैसे अगर आप किसी गर्म चीज को अचानक से आपका हाथ लग जाता है तो उसी वक्त ही आपका हाथ पीछे चला जाता है जल्दी से। पर इस दौरान क्या होता है हमारे जिस्म के अंदर कि जैसे ही आपका हाथ लगता है तो ये गर्माए सिग्नल जाते हैं ब्रेन की तरफ, और ब्रेन उन सिग्नल को दोबारा रिप्लाई देता है कि ये चीज तुम्हारे लिए नुकसानदेह है, इससे दूर हो। वो दोबारा सिग्नल हमारे हाथ की तरफ आते हैं और फिर हम हाथ पीछे करते हैं। आप किसी चीज में गर्म में चीज हाथ लगा के जल्दी से पीछे करते हैं तो उस चीज को कितना टाइम लगता है, लेकिन हमारे जिस्म में ये पैगाम ब्रेन तक जाता भी है, वापस ब्रेन से हैंड तक वापस भी आ जाता है। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन में कहा जाएगा। और वॉलंटरी रिएक्शन कौन से और क्या है? वॉलंटरी रिएक्शन एक्शन लाइक स्पीकिंग, वॉकिंग ईटीसी और कंट्रोल बाय आवर विल, ऐसी चीजें जो हमारी ख्वाहिश के मुताबिक हो रही हो, जब हम चाहें तभी हो। जैसे स्पीकिंग बात करना, वॉकिंग घूमना, ऐसी चीजें हैं जो हम, ईटिंग खाना खाना, रीडिंग पढ़ना, ये सब होती है जब हम चाहते हैं। ये वॉलंटरी रिएक्शन है, ये हमारे दिमाग के साथ कनेक्टेड होती हैं। दूसरी पार्ट इसकी है द इन्वॉल्व द मेन पोर्शन ऑफ द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये सारी की सारी चीजें जो होती हैं दिमाग के साथ कनेक्टेड होती हैं, इस वजह से ही वो सारी सोच समझ करने के बाद ही ये चीजें की जाती हैं। तीसरी पॉइंट है द ब्रेन ऑर्डर द डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू वर्क टुगेदर टू परफॉर्म देयर एक्शंस। हमारा दिमाग हुक्म देता है हमारे हर एक हिस्से को कौन सा काम करना है। जैसे वॉकिंग, अगर हमें चलना है तो हमारे टांगों को, पाँव को हुक्म देगा कि चलें। हमें अगर बोलना होगा तो हमारा दिमाग हमारे माउथ पार्ट को, जबान को हुक्म देगा, कमांड देगा कि आप बात करें। तो यानी कि हमारा दिमाग इन चीज़ों को कंट्रोल करता है। तो रिफ्लेक्शन और वॉलंटरी एक्शन में यही फर्क है। अगर आपसे सवाल पूछा जाए डिफाइन द रिफ्लेक्शन और वॉलंटरी एक्शन, तो आप ऐसे बता सकते हैं दोनों की पॉइंट पॉइंट बता के। व्हाट इज कोऑर्डिनेशन? हम आएंगी। कोऑर्डिनेशन किसे कहते हैं? द वर्किंग टुगेदर ऑफ ऑल द ऑर्गन्स एंड सिस्टम ऑफ द बॉडी इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन। हमारे जिस्म के जितने भी हिस्से हैं और अज़ा हैं, वो जब एक मिलजुल के काम करते हैं उसे कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जब जैसे अभी हमारा हार्ट इस वक्त काम कर रहा है, लंग्स काम कर रहे हैं, किडनीज काम कर रहे हैं, इंटेस्टाइन काम कर रहे हैं, आपकी नोज काम कर रही है, आइज काम कर रही है, सारी की सारी चीजें मिलजुल के एक साथ काम कर रहे हैं, इसको हम कोऑर्डिनेशन कहेंगे। यानी कि जितने भी अज़ा, जितने भी ऑर्गन्स हमारे जिस्म के अंदर या किसी चीज के भी अंदर मौजूद हो, वो एक साथ जब काम करें उसको कोऑर्डिनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हाट इज द एक्सक्रीशन? अखराज का अमल क्या है? एक्सक्रीशन यानी कि जो चीजें, जवाब क्या है इसका? एक्सक्रीशन, द रिमूवल ऑफ द वेस्ट सब्सटेंस फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। हमारे जिस्म से गैर जरूरी चीजों का बाहर अखराज होने को हम एक्सक्रीशन कहते हैं। अखराज होने का अमल, जिस्म से बाहर अखराज होने का मतलब वो चीजें जो हमारे जिस्म में, जिन चीजों की जरूरत नहीं होती, वो हमारे जिस्म से किसी न किसी तरीके से अखराज हो जाती हैं। आपको जवाब ये सिर्फ एक लाइन तक ही लिखना है। नीचे वाला जो तस्वीर में लिखा हुआ है ये आपको लिखना नहीं है, ये समझाने के लिए सिर्फ आपको बताया जा रहा है नीचे वाली तस्वीरों में जो लिखा हुआ है। अब हमारे जिस्म से क्या क्या जैसे निकलता है, हर जानदार का डिफरेंट ही होता है अखराज का अमल। जैसे अमीनो एसिड और नाइट्रोजनस बेस। अमीनो एसिड पहले आते हैं फिशेस में। फिशेस के जिस्म में भी वो तो रहती है वाटर के अंदर ही है, तो उनके जिस्म में क्या होगा, वो बाहर अखराज करेंगी। मोस्ट aquatic एनिमल्स इंक्लूड मोस्ट बोनी फिश। छोटी फिश और बड़ी फिश जो होती हैं वो जिस्म से जब उनके अंदर पानी और नमक ज़्यादा भर जाता है तो वो अमोनिया की शेप में जिस्म से
करती हैं। फिर आते हैं मैमल्स, जिसमें इंसान भी शामिल है। ठीक है, एम्फीबियंस, शार्क्स एंड बोनी फिशेस, इनके जिस्म में जब गैर जरूरी अखराज कार्ज गुना होता है तो यूरिया के शेप में बाहर आता है। और भी चीजें हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड हमारे जिस्म से अखराज हो जाती है माउथ एंड नोज के जरिए। ठीक है, अगर गर्माहट जिस्म में हो जाती है तो पसीने के जरिए बाहर निकल आती है। ऐसे अगर ज़्यादा नमकियात और वाटर जिस्म में हो जाए तो यूरिन के जरिए, यूरिया के जरिए बाहर अखराज हो जाते हैं। और बर्ड्स में मैनी रेप्टाइल, रेंगने वाले जानदार, टर्टल हो गया, स्नेक हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, इंसेक्ट हो गए, छोटे जो है जानदार, इनके अंदर जो बाहर से अखराज होता है वो है यूरिक एसिड के शेप में बाहर निकलता है। ये चीज़ें वो हैं, हर जानदार में थोड़ी बहुत डिफरेंट होती है, लेकिन जो चीज़ उनके जिस्म में ज़रूरी नहीं है वो बाहर निकल जाती है, इनको एक्सक्रीशन कहा जाता है। ये आपके 5 सवाल थे और छठा ये है फिलिंग द ब्लैंक्स का। पहले आपको चैप्टर का नाम लिखना था, फिर वर्ड्स मीनिंग लिखने थे, 5 सवाल थे और छठा ये फिलिंग द ब्लैंक्स है। फिलिंग द ब्लैंक्स आपको वैसे लिखने हैं जैसे लिखने होते हैं कि ब्लू पेन से और ब्लैक पेन से, सारा आपको ब्लू पेन से लिखना होगा। बाकी जो फिलिंग द ब्लैंक्स है वो आपको ब्लैक पेन से लिखना होगा फेयर कॉपी में। यहाँ पे मैंने रेड से लिखा हुआ है अंडरलाइन करने के लिए, ताकि आपको समझ आ जाए कि ब्लैंक्स कौन सा है। यहाँ पे 7 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, वो आपको लिखने होंगे। पहला फिलिंग द ब्लैंक्स है, द आउटर पार्ट ऑफ द किडनी इज कॉल्ड द कॉर्टेक्स, जिससे किडनीज के बाहर के हिस्से को कॉर्टेक्स कहा जाता है। किडनीज कंटेन मिलियंस ऑफ टिनी ट्यूब्स और नेफ्रॉन्स, गुर्दे के छोटे छोटे लाखों ट्यूब से बने हुए थे, उन ट्यूब्स को नेफ्रॉन्स कहा जाता है। ईच नेफ्रॉन स्टार्ट इन अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड बोमेन कैप्सूल, हर जो नेफ्रॉन है वो एक छोटे छोटे कप शेप यानी कि कप के शेप की तरह बनाया हुआ है, उसकी चीज की बने हुए होते हैं, जिनको बोमेन कैप्सूल कहा जाता है। which contains a bunch of capillaries called glomerulus, और उसमें बहुत सारी छोटी छोटी जो बंचेस होती हैं कैपिलरीज में, उनको ग्लोमेरुलस कहा जाता है। as blood flows through the water, capillaries substance such as and dissolved salt or filtrate, they pass into the Bowman capsule। जितना भी हमारे ब्लड के अंदर, खून के अंदर जो चीज़ें पानी होती है वो कैपिलरीज के जरिए उसमें मिल के वहाँ से पास हो जाती है, वहाँ से गुजरती है, जिसमें से नमक मौजूद होता है, वो उन चीज़ों को फिल्टर कर देती हैं। वो सारी की सारी चीज़ें कहाँ से गुजरती हैं? बोमेन कैप्सूल से। पांचवा फिलिंग द ब्लैंक्स है, लार्ज मॉलिक्यूल्स सच एज प्रोटीन्स कैन नॉट पास थ्रू द वॉल ऑफ द कैप्सूल एंड सो आर लेफ्ट इन द ब्लड। तो ऐसी चीजें जो बड़ी हों, जो उनमें गम कैप्सूल से गुजर ना सकती हों, जैसे फिल्टर प्लांट, जैसे हम कोई पानी को फिल्टर करते हैं, मिट्टी के जरा वहाँ पे रह जाते हैं, बाकी चीजें उससे फिल्टर प्लांट से पार हो जाती हैं। वैसे बहुत सारी ऐसी चीजें ब्लड के अंदर मौजूद होती हैं जो गोमन कैप्सूल से गुजरती हैं, लेकिन वो बड़ी होती हैं तो उसमें फंस जाती हैं, बाकी उससे पार हो जाती है। तो उन्हीं में से एक चीज है प्रोटीन। 6 है, यूजफुल सब्सटेंस सच एज ग्लूकोज आर रीअब्सॉर्ब्ड बाय ब्लड वेसल्स, कुछ ऐसे चीजें हैं जो हमारे जिस्म को बार बार जरूरत होती है, जैसे ग्लूकोज हो गया, उनको बार बार रीअब्सॉर्ब अपनी तरफ दोबारा इस्तेमाल करने के लिए यूज करती है ब्लड खून। 7, the rest of the liquid pass down the long root part of the nephron, which now contains waste material such as urea, the solution is called urine। हमारे जिस्म से जितना भी पानी अखराज हो जाता है वो एक लूप के जरिए नेफ्रॉन से होता हुआ नीचे जाता है, जिसको हम यूरिया कहते हैं। यूरिया कहते हैं उसको, सॉल्यूशन को यूरिन कहा जाता है। पेशाब यानी कि हमारे जिस्म से जो निकल जाता है उसको यूरिन कहा जाता है। ये आपके पूरा चैप्टर, एक ही चैप्टर है साइंस का, इस मंथ का आपको ये पूरा का पूरा लिखना होगा और याद करना होगा। मंडे तक की फेयर कॉपी बना के आपको लेके आनी है।